क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में वरासत और ख़ानदानी मामलात सदियों पुराने रस्म व रवाज की बजाय शरीयत का इतलाक़ क्यों होता है? इसकी बुनियाद एक एक्ट वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1962 है। हर किस्म की औरतों के साथ होने वाली ज़्यादती के ये ख़िलाफ़ है। ये एक ऐसा कानून है, अगर आप औरत हैं, आपके राइट इन्फ्रिंज हुए हैं, आपको विरासत से हिस्सा नहीं दिया गया, तो ये कानून आपके इल्म में होना चाहिए। तो समझ आ जाएगी अगर आपके राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, आपको विरासत से हक़ नहीं मिल रहा, आपके भाई आपका हिस्सा खा गए हैं, या आपके नाना की जायदाद से आपकी वालिदा को हिस्सा नहीं मिल रहा, किसी सूरत भी अगर आपको डिप्राइव किया गया है और ये कहा जा रहा है कि हमारे ख़ानदान में तो ऐसे नहीं होता, तो ये जो एक्ट आज हम बताने वाले हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हमने सेलेक्ट किया है वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1962। 1962 से पहले पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में कुछ कबायली रवाज हुआ करते थे। पर्ची का निज़ाम चलता था, जिरगे ने जो डिसीजन कर दिया वो चलता था, या ये कह दिया जाता था कि हमारे ख़ानदान में सिर्फ मर्दों को ही ट्रांसफ़र होती है। और इसमें फिर एक और बात है, जो वाइफ होती थी वो सिर्फ लिमिटेड ऑनर होती थी, उसके हस्बैंड के फौत हो जाने के बाद उसको उसमें हिस्सा नहीं दिया जाता था। ये कहा जाता था कि सिर्फ़ और सिर्फ वो ज़िंदगी की हद तक उसको हकूक़ हासिल थे, जब वो उसका हस्बैंड फौत हो गया तो अब बेवा का कोई हक़ नहीं है। ऐसा नहीं है। ये लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है 92 के बाद ये सारी जो ज़्यादतियाँ थी ये ख़त्म कर दी गई। इस कानून की सबसे अहम दफ़ा ये कहती है कि अगर दोनों फरीक मुसलमान हैं तो कोई रस्म व रवाज, कबायली रवायत या कस्टम काबिल कबूल नहीं होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि मोस्टली प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है। बाप ने अपने बेटे को वसीयत कर दी, फिर बेटे ने आगे अपने बेटों को वसीयत कर दी, फिर उन बेटों ने आगे अपने बेटों को वसीयत कर दी, और उस वसीयत की बना पर इंतकाल हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। नहीं, किसी किस्म की ऐसी वरासत का मुंतकिली जो शरीयत के अगेंस्ट हो, इस लॉ ने उसको बैन कर दिया है। हिबा अगर इस तरह हो रहा है जिससे कोई रस्म व रवाज को फॉलो किया जा रहा है, ये एक्ट उस हिबे को इलीगल डिक्लेयर करता है। यानी कि हर ख़ानदानी मामलात में शरीयत के मुताबिक फ़ैसले होने हैं। हमने अक्सर वीडियो बनाई है कि एक गिफ्ट होता है जिसमें दूसरे लोगों को डिप्राइव किया जाता है, दूसरे लीगल एज को डिप्राइव किया जाता है। अदालत उसमें ये ऑब्ज़र्व करती है कि ये शरीयत के अगेंस्ट है। तो ये जो एक्ट हम आपको बता रहे हैं, ये जो कानून हम आपको बता रहे हैं, ये इसी बात को तो तक़वियत देता है कि अगर कोई आपने वक़फ़ किया है, वसीयत की है, हिबा किया है, हक़ महर के मामलात हैं, कोई दीगर मामलात हैं, तो अगर आपने शरीयत को फॉलो नहीं किया तो ऐसे कोई भी मामला सस्टेनेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे आपको बात समझाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी गांव में ये रस्म चल रही है कि बेटी को विरासत नहीं मिलेगी, तो ये रस्म 1962 जो एक्ट आने के बाद ये रस्म गैर मुअस्सर होगी। उसके बाद जितनी भी शरीयत के मुताबिक राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैं वो उस बेटी को भी मिलेंगे, उस बेवा को भी मिलेंगे। इसमें सबसे अहम सेक्शन जो है वो 2A है। ये जो सेक्शन है ये 1983 में शामिल किया गया। इसका मकसद ये था कि 1948 से पहले ज़री ज़मीन से मुतल्लक पुराने जितने भी कस्टम से रिलेटेड तनाज़ात थे उनको ख़त्म किया जाए, और अगर 1948 से पहले किसी मर्द वारिस ने रवाज के मुताबिक कोई ज़मीन हासिल कर ली तो वो 1948 तक अगर वो उसने कोई ज़मीन हासिल की है तो वो वैलिड है। उसके बाद अगर उसने कोई ऐसी ज़मीन हासिल की है तो वो इस लॉ की वायलेशन है। लिहाजा 1948 से पहले की जितनी भी ट्रांजैक्शन है, अक्सर हमसे सवाल किया जाता है कि प्री पार्टीशन के मामलात हम चैलेंज करें, हमारी वालिदा को हिस्सा नहीं दिया गया। इस एक्ट की रूह से आप 1948 से पहले वाले मामलात चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद अगर किसी तरीके से भी आपके राइट को इन्फ्रिंज किया गया है और आपको उस फ्रॉड का इल्म नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट हमने अपलोड की है, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेट ऑफ नॉलेज से, जिस दिन आपको फ्रॉड आपके इल्म में आया, उस डेट ऑफ नॉलेज से अगर आपने विद इन टाइम केस कर दिया तो आपके पास ये ग्राउंड हो सकती है कि आपको इस दिन फ्रॉड का इल्म आया, आपने विद इन टाइम केस कर दिया, लिहाजा अदालतें उसको विद इन टाइम कंसीडर करेंगी। पहले औरतों को लाइफ एस्टेट मिलती थी, सिर्फ अपनी ज़िंदगी में ही अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकती थी, वो हमेशा के लिए मालिक नहीं बन सकती थी। ये कानून कहता है कि ऐसा नहीं है। अब लिमिटेड एस्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो गया है। जो खातून है वो मुकम्मल मालिक है अपने हिस्से की हद तक। फॉर एग्ज़ाम्पल शोहर फौत हो गया,
बेवा को सिर्फ उस जायदाद के इस्तेमाल का हक़ नहीं है। ये होता था इससे पहले कि शोहर अगर फौत हो गया तो बेवा ज़िंदा है, जब तक वो ज़िंदा रहेगी वो उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेगी, लेकिन उसके फौत हो जाने के बाद वो प्रॉपर्टी बाकी लीगल एयर्स में तकसीम हो जाएगी। इस एक्ट की रूह से ये जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो गया। जब वो खातून बेवा होती है तो उसके बाद वो अपने हिस्से की हद तक, अपने शेयर की हद तक फुल मालिक है। ऐसा नहीं होता कि वो फौत हो जाएगी तो उसका हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। सेक्शन 4 क्या कहता है जी? पहले ऐसा होता था कि वसीयतें होती थी, एक शख्स के बाद दूसरे शख्स को, फिर तीसरे को मुंतकिल होती रहती थी। ये कानून कहता है कि वसीयतों पे जो जितनी भी ट्रांसफ़र है, वरासत है, ये इलीगल है, आज के बाद नहीं होगी। ये वसीयतों पे जितनी भी ट्रांसफ़र्स हैं वो गैर कानूनी हैं। सेक्शन 5 भी लिमिटेड एस्टेट की बात करता है, जैसा कि हमने ऊपर आपको सेक्शन 3 में बताया है। 1962 से पहले क्या होता था, जब शोहर फौत हो जाता था तो वो जो उसकी बेवा होती थी वो सारी ज़िंदगी उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करती, और उसके बाद जब वो फौत हो जाती थी तो वो फिर बाकी वारसान को प्रॉपर्टी तकसीम होती थी। इस प्रिंसिपल को भी इस एक्ट में ख़त्म कर दिया गया। नहीं, उन्होंने कहा अब हस्बैंड फौत हुआ तो वो वरासत खुल गई, तो जो बेवा है उसको भी उसके हिस्से के मुताबिक हिस्सा मिलेगा और बाकी लीगल एयर्स को भी अपने हिस्से के मुताबिक हिस्सा मिलेगा। इसमें सबसे अहम बात इस सारे कानून में जो समझने वाली है वो ये है कि एक तो जितने भी रस्म व रवाज हैं उनको ख़त्म कर दिया गया। वसीयत की बेस पे इंतकाल दर इंतकाल वो ख़त्म कर दिया गया। ऐसा कोई हिबा नका कोई भी मामलात जिसमें शरीयत को फॉलो ना किया जाए वो इलीगल है, अनलॉफुल है, और वो 1962 के बाद नहीं सस्टेनेबल। और उसके बाद जो सेक्शन 2 ऐड हुआ उसने तमाम रस्म व रवाज को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ये भी साथ में कह दिया कि 1948 से पहले अगर किसी की कोई उस रस्म व रवाज पर ट्रांसफ़र हुई है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। बड़ा अहम एक्ट है, बड़ा अहम एक्ट है। हर किस्म के वरासत के जितने भी केसेस हैं उसमें ये बड़ा मुफीद हो सकता है। और अगर वरासत इस बेस पे मुंतकिल हुई है कि जनाब वसीयत हुई थी, विल हुई थी, हिबा हुआ था, तमलीक हुई थी, और उसमें हमारा रवाज ऐसे है हम जहेज़ दे देते थे, कुछ पर्ची निज़ाम है, बख्शवाना निज़ाम है, वो सरेंडर कर गई थी, वेव कर गई थी, कुछ भी कर गई थी, इस लॉ के हवाले से अगर वो एक्ट शरीयत के अगेंस्ट है, अगर फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, कोई ऐसा एग्रीमेंट है, कोई ऐसी सेटलमेंट है, कोई भी ऐसी ऑफर एक्सेप्टेंस जो अगेंस्ट दी लॉ है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, वो लॉफुल एग्रीमेंट नहीं होता। तो इस कानून के मुताबिक भी अगर एक एग्रीमेंट सिरे से ही लॉ की वायलेशन में है तो वो कैसे लॉफुल हो गया? हमसे अक्सर क्वेश्चन किया जाता है और बल्कि तकरार भी की जाती है कि अगर मालिक अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रॉपर्टी एक लीगल एयर्स को नहीं दे सकता तो फिर वो मालिक तो ना हुआ। तो अब ये देखेंगे, हमने आपके सामने लॉ भी रख दिया है कि मालिक अगर शरीयत के अगेंस्ट अपनी विरासत तकसीम कर रहा है, ज़िंदगी में ही चाहे तकसीम कर रहा है, तो वो अगर इलीगल तकसीम कर रहा है तो वो इलीगल है। लॉ कहता है कि शरीयत के मुताबिक तकसीम करे। अगर वो ज़िंदगी में मामलात करके जाना चाहता है तो वो ज़िंदगी में शरीयत के मुताबिक करे, शरीयत की वायलेशन में ना करे। ऐसे तमाम हिबे इस लॉ के मुताबिक मैं ये समझता हूँ अगर आप अदालतों में प्रॉपर अपनी आर्गूमेंट करें, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करें, तो मैं समझता हूँ ऐसे तमाम हिबे कैंसिल होंगे जो शरीयत के अगेंस्ट हैं। सादी बात है, एक लीगल एज को दिया, बाकियों को डिप्राइव किया, जिंदगी में कर दिया, सारों को पता चल गया, सारे पाकिस्तान को पता चल गया, लेकिन ये शरीयत की तो वायलेशन है। तो इस लॉ के मुताबिक ये भी तो रवाज है, हिबे के जरिए इंतकाल कर दिया, कोई वसीयत के जरिए कर देता है, किसी ने कोई रवाज पकड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सारी ट्रेडिशन है, ये सारे रस्म रवाज हैं। 1962 के बाद ऐसे सारे रस्म रवाज दफन हो गए हैं। लिहाजा आप अपने केसेस को परसू करें और इस एक्ट का हवाला दें और अपने हकूक़ को कभी सरेंडर ना करें, अपने साथ कभी ज्यादती ना करें। चाहे आप बहन हैं, चाहे आप बेटी हैं, चाहे आप माँ हैं, चाहे आपके वालिद से प्रॉपर्टी आनी है, आपके बच्चों के नाना से प्रॉपर्टी आनी है, किसी सूरत भी अगर आप बेवा भी हैं, किसी सूरत भी अपना हक ना छोड़ें। ये एक्ट आपको प्रोटेक्शन देता है। अगर आपको ये लगा हो कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मुफीद है, इंटरेस्टिंग है, तो थम्स अप तो आपने करना है, लाइक आपने करना है, शेयर आपने करना है। कि कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है और हम आपके हर कमेंट्स को पढ़ते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि हर कमेंट को रिप्लाई करें। और काफ़ी सारे लोग हमसे नाराज़ भी हैं और ये कहते हैं कि आपने लोगों के घरों में फसाद डाल दिया है। भाई, अगर मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ, अगर मैं लॉ की बात कर रहा हूँ, तो मैं नहीं समझता, मेरा ज़मीर मुझे मलामत नहीं करता कि मैं लोगों के घरों में झगड़ा डाल रहा हूँ, बल्कि मैं लोगों को तालीम दे रहा हूँ। मैं कानून की बात करता हूँ, मैं आइन की बात करता हूँ, मैं अपनी अदालतों के फैसलों की बात करता हूँ, उसमें जो प्रिंसिपल डिटरमिन हुए उनकी बात करता हूँ। मैं किसी को उकसाता नहीं हूँ।
अगर औरत गलत होती है उसकी बाबत भी मैंने जजमेंट्स अपलोड की हैं कि अगर औरतें पहले मान गई हैं कि हमने हिस्सा दे दिया, बाद में मुकर गई हैं, तो उस पर भी मैंने जजमेंट लगाई है। लेकिन अगर औरतों के साथ ज्यादती हो रही है तो उस पर भी मैंने जजमेंट लगाई हैं। ये रस्म व रवाज ख़त्म होना चाहिए और इतनी आप में ज़रफ़ होनी चाहिए। अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है, मर्द ताकतवर बनाया है, तो आप एक ऐसा आपका साथी, ऐसा आपका बहन, ऐसी आपकी जो फीमेल लीगल एयर्स है, वो आपकी बहन है, वो आपकी बेटी है, तो वो कमज़ोर अगर है तो उसके साथ ज़्यादती अगर आप कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मैं कोई फतवा लगाने के मूड में नहीं हूँ। बात आप समझ रहे हैं, मैंने कई दफ़ा अपने पेज पे शेयर किया है मुख्तलिफ फतवे, वो आपके लिए इबरत का मकाम भी हो सकता है। डर जाएं, औरतों के हकूक़ खाने छोड़ दें। पुरानी हुक्म है, शरीयत का हुक्म है। किसी हीले बहाने से, किसी भी चालाकी से अगर आप हक खा रहे हैं तो ये सादा बात है कि आपने हक खाया, ये सादा बात है कि आपने उसका हक छीना। आप कौन होते हैं कि जब कुरान ने फैसला कर दिया है कि ये विरासत इस तरह तकसीम होगी तो आप उसमें अल्टर अमेंड करके उसका रास्ता रोक के आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो आप ये समझें कि आपको रिव्यू करना चाहिए, आपको गिरेबान में झांकना चाहिए। हो सकता है आप गुनहगार हो, मैं फतवा फिर नहीं लगा रहा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।